इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अबे किधर जा रहे हो? बैठे रहो। 24 घंटे बुड्ढी के गोडे साथ लगा रहता है क्या? इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था। अब्बा जी सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, शाम 5 बजे आता हूँ। नहाया धोया, कपड़े बदले, नमाज पढ़ी, खाना वाना खाया। 2-3 घंटे से आपके पास ही तो हूँ। अब अगर आप इजाजत दे तो। समी उठता उठता फिर से बैठकर अब्बा जी के पांव दबाने लगा। नहीं तो क्या तेरी बुड्ढी यहाँ नहीं बैठ सकती थी? तुम भी तो बैठे हो। अब्बा जी आपने ही तो मना किया था कि वो तुम्हारे साथ मत आए हमारे कमरे में। समी ने अब्बा जी को याद करवाया तो अब्बा जी ने बस घूरने पर इत्तफा किया। हाँ तो वो मैं कहने लगा था कि मुझे 40,000 दे देना, 5 तुम रख लेना। जी अच्छा अब्बू जी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। बुढ़ी को पूरी 45,000 तनख्वाह ना बताना अपनी। जा मेरा पुत्र जीता रहे। डॉक्टर साहिबा ने अगले महीने की 7 तारीख दी है। हम अपने नए आने वाले बच्चे के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लेंगे इसी महीने में। आयमा ने समी को मुखातिब किया तो वो सीने पर लगी खाली जेब पर हाथ रखकर किसी गहरी सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे हैं? आयमा ने कंधे पर हाथ रखा तो समी ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं मेरी जान, लेकिन आप गुमसुम क्यों हो गए? क्या आपको खुशी नहीं? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या उल्टा सीधा सोचती हो? चलो कुछ देर के लिए पार्क चलते हैं। ओके, अभी आई तैयार होकर। सुनो पहले अम्मी जी से इजाजत ले लो। जी अच्छा अम्मी जी, वो समी कह रहे हैं कुछ देर के लिए पार्क जाना खुद है और नाम समी का वो कह रहे हैं। ठहर जाओ, मैं खुद चलती हूँ तुम्हारे साथ, उसे आराम करने दो, कल ड्यूटी पर भी जाना है उसने। नहीं अम्मा जान, मैंने ही उसे बोला था जाने का। चलें आप भी साथ चलें, हम तीनों चलते हैं। जाओ आयमा तैयार हो जाओ। आ गया है तू भी? उठकर कमरे से नहीं निकलता। अब पता है जब तू छोटा था तो कई दिन रात नहीं सोती थी मैं, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। अब तो बुड्ढी के हाथ का लट्टू बना फिरता है। प्यारी अम्मा अब मैंने क्या कर दिया? समी ने अम्मा के गिर्द बाजू डाल दिए। पीछे कर हाथ, गुस्सा है तुझ पर, मेरी एक नहीं मानता। अब 7 तारीख मिल गई है, खर्चा कम होता है क्या? तो क्या हुआ अम्मा जानी, बच्चे का खर्च बाप के जिम्मे होता है ना। पहला बच्चा ननिहाल में होता है, ना तुझे खुद को रीत रिवाजों का पता, ना माँ की मानता है। माँ बाप का नाफरमान जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ताई नूरी ने आखिरत के अजाब की झलक दिखाई तो समी के पसीने छूट गए। तहज्जुद का वक्त हो चला था लेकिन नींद समी की आंखों से कोसों दूर थी। एक तरफ वालदैन का नाफरमान जहन्नुमी और दूसरी तरफ किसी हदीस का मफहूम याद आ रहा था। बच्चे की परवरिश के बारे में वालदैन से बास पर्स होगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद के स्पीकर से मौज़न की आवाज उभरी तो समी वजू करके मस्जिद चला गया। मौलाना साहब आपसे एक सवाल है। समी ने अपना मसला मौलाना साहब के सामने रख दिया। माँ और बच्चे को आप जहाँ कहीं भी रखें, खर्च आपके जिम्मे वाजिब है। मौलाना साहब ने वाजिब पर जोर डालते हुए समी की तरफ देखा तो फिर अम्मा का हुक्म। देखो समी साहब, पहला हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। माँ को प्यार से समझा दे कि रस्मो रवाज बाद में है, पहले मेरे जिम्मे मेरे बच्चे का खर्च वाजिब है। औलाद के भी वालदैन पर हकूक होते हैं, जिनमें से एक हक ये भी है कि अपने बच्चे का नान नफके का बंदोबस्त अपनी जेब से करे। सरकारी अस्पतालों में बच्चे नहीं होते क्या? प्राइवेट डॉक्टरों के तो इतने बड़े मुंह खुले हैं। हाजी अनवर ने हाथ फैलाए। अब्बू जी प्राइवेट में केयर अच्छी होती है, अब तू बाप का बाप बनेगा। ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं किए, तुम लोगों को पाला है, कमर टूट गई। ये 5 तारीख थी जब अचानक आयमा की तबीयत बिगड़ी। करीबी मौजूद एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था, लेकिन बड़ी डॉक्टर साहिबा छुट्टी पर थी। मजबूरन प्राइवेट अस्पताल का रुख किया, जहां पता चला कि ऑपरेशन अभी किया जाएगा, वरना जच्चा बच्चा में से किसी एक की जान जा सकती है। लेकिन इसके लिए 40,000 की रकम फौरन अदा करना थी। समी ने जल्दी से अब्बा जी को कॉल मिलाई। अब्बा जी वो पैसे फिलहाल आजम के हाथ भिजवा दे, मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन अब तो खर्च हो गए पुत्र, तुम अपने किसी दोस्त से पकड़ लो। हाजी अनवर ने कॉल काट दी। पैसे देकर बाप से वापस मांगते हुए जरा शर्म हया नहीं आई। पढ़ाया लिखाया, कमाने के काबिल बनाया। हाजी अनवर को पता ही नहीं चला कि कब आवाज ऊंची होती गई। हाजी आज किस बच्चे की शामत आ गई? चचा दिलावर आगे बढ़कर मोबाइल की स्क्रीन पर कॉलर नेम पढ़ने ही लगे थे कि उछल पड़े। वाह हाजी मुबारका, मोबाइल कब बदला?
यही 2 दिन पहले बड़े से 40,000 लिया, 20,000 छोटे से लिया, मिल मिलाकर 60 में ये मोबाइल खरीदा है। ओह याद आया, अभी जैदी मुझसे 40,000 लेकर गया है, कहता था कि समी को शदीद जरूरत है। चचा दिलावर को हैरत का झटका लगा। अक्ल तो है नहीं, पता था खर्चा होगा तो 4 पैसे जमा कर लिए होते, अब उधार उठाता फिरेगा। मेरी तो मानता नहीं, जैसे बीवी कहती है वैसे करता है। हाजी अनवर ने अपनी शाह खर्चियों पर पर्दा डालते हुए मुलामत की। वो तो ठीक है, लेकिन हाजी यार तेरे घर के हालात टाइट हैं। 2-4 महीने ठहर कर कोई 15-20 हजार का मोबाइल ले लेता। चचा दिलावर ने साहब राय का इजहार किया। तो मैंने पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर उनको बड़ा किया है, अब क्या इतना हक नहीं कि कोई महंगा मोबाइल लेता? सामने वाले हैदर के पास तो लाख का मोबाइल है, बहुत ख्याल करती है उसकी औलाद। हाजी अनवर के चेहरे पर उदासी छा गई। मोहम्मदीन अपना हुक्का थामे आहिस्ता आहिस्ता दुकान की तरफ जा रहा था। जब उसकी नजर हाजी और चचा दिलावर पर पड़ी तो वो भी इधर को ही चला आया। मोहम्मदीन 70 की सीढ़ी पार कर रहा था और अभी 2 महीने पहले ही गांव से शहर अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ शिफ्ट हुआ था। कहाँ देहातों का खुला माहौल और कहाँ शहर की तंग गलियां। मोहम्मदीन कुर्सी पर बैठते हुए अपने गांव को याद करने लगा। तुम्हें इस उम्र में किसने कहा था अपना घर बार छोड़कर शहर आने को? अब सवेर शाम देसी माहौल की बातें करता है। चाचा दिलावर ने हाथ कमर पर धरते हुए मोहम्मदीन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। दिलावर, औलाद जवान हो जाए तो फिर औलाद के साथ ही आना पड़ता है। अगर माँ बाप ही औलाद की फिक्र नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मोहम्मदीन ने यह कहकर हुक्के का कश लगाया। अच्छा तो फिर रोजाना गांव की बातें चचा दिलावर तब कर रह गए। सारी उम्र पिंड में गुजारी है, वो अच्छा वक्त याद तो आएगा ना। मोहम्मदीन का लहजा पुरस्कून था। मोहम्मदीन, इस उम्र में तेरी औलाद तुझे 2 लुकमे नहीं खिला सकती। 71 को चढ़ रहा है और दुकान चलाएगा। हाजी अनवर ने तंजिया लहजे में कहा तो मोहम्मदीन मुस्कुराए बगैर न रह सका। हाथ पैर हिलाने से बंदा कमजोर नहीं होता। साइंस कहती है कि फारिग रहकर दिमाग सुकड़ जाता है। अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जी को 85 साल की उम्र में इस दुनिया से पूरी शान के साथ बगैर किसी मोहताजी के रुखसत हो गई। मोहम्मद इनकी बूढ़ी आंखें नम हो गई और वो बीता सुहाना वक्त याद करने लगा। बहुत कहता था अब्बा तेरा पुत्र कमा के खिलाएगा, तुमने मुझे पाल पोस कर जवान किस लिए किया है? लेकिन अब्बा जी कहने लगे मोहम्मदीन मैंने अपना फर्ज निभाया है, तुम अपना फर्ज निभाओ। पिछले जमाने अच्छे थे मोहम्मदीन, लेकिन आजकल की औलाद निकम्मी है। पता ही नहीं कि माँ बाप ने कैसे पाला पोसा, कैसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। हाजी अनवर ने लंबा सांस लिया। मोहम्मदीन को इस मोहल्ले में आए 2 ही महीने हुए थे, लेकिन वो मोहल्ले के सब बाबों के मिजाज को जानता था। हाजी अनवर के नाशुक्रेपन, फजूल खर्ची और लालच को भी अच्छी तरह समझता था। मोहल्ले का ये वाहिद बाबा था जो अच्छी जिंदगी गुजारने के बावजूद मुतमईन नहीं था। उठते बैठते औलाद को बुरा भला कहता रहता था। हाजी अनवर के दुख वखरे थे। बहू बेटों का आपस का प्यार इसको दुखी करता था। बेटों का अपनी जात या अपनी औलाद पर रुपया पैसा खर्च करना उसके दुख में मजीद इजाफा करता था। उसकी पहली तरजीह पैसा थी। औलाद अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी खर्च देती इसको हमेशा कम लगता। इसकी फजूल खर्ची और दिखावे की आदत ने हाजी अनवर समेत हाजी की औलाद को भी मकरूज कर रखा था। पाँव चादर से बाहर रखने की लत पड़ जाए तो जिंदगी से सुकून निकल जाता है। छोटे भाई तू शुक्र का कलमा क्यों नहीं पढ़ता? औलाद को पढ़ाना लिखाना, उन पर खर्च करना, पालना पोसना, अच्छी परवरिश करना ये हम पर वाजिब है। और अगर तूने पढ़ाया तो इसी का नतीजा है कि आज फारिग घर बैठा ऐश करता है। ऐश का लफ्ज सुनकर नाशुक्रा हाजी अनवर बरहम हो गया। कौन सी ऐश? रोटी तो जिंदा रहने को जरूरी है भाई। दूध दही मौसमी फ्रूट ये ऐश नहीं तो क्या है? फिर अपने ऊपर नजर तो दौड़ा। वज़ाकता तेरा रहन सहन इन कई लाख लोगों से अच्छा है जो खुद कमाकर खाते हैं, लेकिन मोहम्मदीन वो वाला सवाद नहीं जब मैं खुद कमाता था। कड़क नोटों से जेब भरी होती थी। हाजी अनवर ने जेब को थपकी लगाई। हाजी सुन, जब तेरी जेब नोटों से भरी होती थी तब तुझ पर जिम्मेदारियां भी थी। अब तेरी बेफिक्री की जिंदगी है। शुक्र क्यों नहीं करता? ख्वाहिशें तो हर किसी की बहुत होती हैं, लेकिन सब की सब पूरी किसी की भी नहीं होती। अब तो तुझे चाहिए औलाद को भी कुछ जोड़ने बनाने दे। अब इन पर जिम्मेदारियां हैं। भले चंगे वक्तों के लिए कुछ रुपया पैसा औलाद को जोड़ लेने दे। नेमते गिन कर शुक्र किया कर। मोहम्मदीन ने अपने नए खुस्से पर कपड़ा मारा, हुक्का उठाया और अपनी दुकान की तरफ चल पड़ा।